आज दोस्तों इस कंसेप्ट में वेट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो वेट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल लेके चलूंगा, एक डायग्राम लेके चलूंगा और फिर आपको वेट का फंडामेंटल बताऊंगा। देखिए क्या करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक अर्थ ले लिया, ठीक है। अर्थ के ऊपर एक बॉडी हमने ले ली, स्टोन इसको बोल दीजिए। यहाँ पर स्टोन हमने ले लिया, ऊपर स्टोन ले लिया, ठीक है ना। स्टोन ले लिया, स्टोन का मास क्या है, स्टोन का मास है m, ठीक है जी। अब जब अर्थ के ऊपर स्टोन है, आपने स्टोन को थोड़ा सा ऊपर रखा, अर्थ के थोड़ा सा उसको लिफ्ट किया, तो क्या हुआ, स्टोन पर एक नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगी। ये फोर्स क्या थी, ये फोर्स किसकी वजह से लग रही थी भाई, अर्थ था। अर्थ क्या देता है किसी भी बॉडी को, ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। सो ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने स्टोन पर फोर्स लगाई और इसको नीचे के डायरेक्शन में ये खींच रहा है, ठीक है। अर्थ का, स्टोन का मास है m, तो जब फोर्स उसको खींच रही है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कुछ एक्सेलरेशन भी आ रहा है स्टोन में। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, उसको बोलेंगे हम g, इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो g का फंडामेंटल भी स्टोन पे लगेगा। ये सारा बेसिक कंसेप्ट हम जानते हैं कि स्टोन पर क्या क्या चीजें लगेंगी, ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे लेके आएगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से वो नीचे मूव करने लगेगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल हम जानते हैं। अच्छा, जो फोर्स लग रही है F, यहां पर फोर्स लग रही है F, यहां बोल दीजिए, ये किसके बराबर है, मास ऑफ द स्टोन इनटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन यहाँ इनटू एक्सेलरेशन, सो यहां पर लिख दीजिए जो फोर्स कौन सी है जी, ये साहब यही तो है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, यही है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहां पर देखिए आपका ये जो है ना, इसको बोलेंगे हम मास ऑफ स्टोन। स्टोन के मास पर लगी और स्टोन क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे मूव करने लगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यही तो जी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी। ये फंडामेंटल फॉर्मूला होता है जब कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर होती है तो उस पर इतनी फोर्स लग रही होती है उसको नीचे लाने के लिए। दोस्तों ये जो फोर्स है इसी को ही हम वेट बोलते हैं, इसी को ही हम वेट बोलते हैं। कैसे, उसको मैं अभी आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको समझिए दोस्तों। देखिए क्या करते हैं, एक बैग ले लेते हैं, ठीक है। ये बैग क्या है, ये बैग यहां पर ना ग्राउंड लेवल पर रखा हुआ है, ठीक है साहब। ये ग्राउंड लेवल पर मैंने इस तरह से बैग को रख दिया, ठीक है। जब बैग ग्राउंड लेवल पर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बैग किस पोजीशन में है अभी, रेस्ट पोजीशन में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बैग का कुछ मास ले लेते हैं। बैग का मास हमने ले लिया कितना, 1 किलो का मान लेते हैं, ये बैग है आपका, ठीक है साहब। ग्राउंड लेवल भी आपने यहां बना दिया था, ग्राउंड लेवल भी आपने यहां बना दिया था। सो चीजें आप समझिए यहां पर क्या है, ये डायग्राम हम 1 बोल देते हैं। जब कोई बैग किसी भी ग्राउंड लेवल पर रखा हुआ था, उसका मास था 1 किलोग्राम, स्टेशनरी पोजीशन में रखा था, रेस्ट पोजीशन में रखा था, उसको इस तरह से हमने बना दिया। अब मान लेते हैं मैं एक डायग्राम 2 बनाता हूं। यहां पर क्या है, ये जो मास है ना आपका 1 किलोग्राम का, डायग्राम 2 में अब मैंने क्या किया, इस बैग को ना यहां से ऐसे अपने हाथ से, मैं अपना हाथ लाया, मैं अपना हाथ ऐसे लाया और इस मैंने बैग को ना यहां से ऐसे ऊपर उठा लिया अपने हाथ से, हैंड से, ठीक है ना। ये तो ये मेरा हैंड है, इससे मैंने इस बैग को ऊपर उठाया तो क्या होगा, ये बैग ऊपर उठ के ना यहां पर ऐसे लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी, सही बात है। सो अब मैंने क्या किया, यहां पे इस बैग को यहां पे अपने हैंड से लिफ्ट कराया था, ठीक है जी, लिफ्ट हो गया बैग। अब यहां पर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जो बैग है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मास है, ये जो मास है, इसमें क्या हुआ, इसमें एकदम से क्या होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, भाई लगेगी ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं ग्राउंड लेवल से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब यहां पर वेट का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए वेट क्या होता है, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जैसे ही आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया तो आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द शुरू हो जाएगा, आपको महसूस होगा यार मैंने कुछ उठा लिया है, ठीक है ना। वो जो महसूसियत है आपकी, वो जो आपने महसूस किया है, उसको हम बोलेंगे वेट, ठीक है साहब। और उसका कंसेप्ट क्या होता है, लिफ्टिंग अ मास ऑफ बॉडी। यहां पर अगर मास ऑफ बॉडी आपने लिफ्ट करी है, जैसे यहां पर 1 किलोग्राम का आपने बैग लिफ्ट किया था, उसकी लिफ्टिंग के कंसेप्ट को ये समझिए, ये शब्द लिफ्टिंग के कंसेप्ट को जो आपने लिफ्ट किया, जो चीज महसूस हुई आपको, वो उसका वेट होगा। और ये वेट क्या है, सिंपल सी बात है, ये वेट क्या है, ये वेट ऊपर के डायरेक्शन में आप महसूस कर रहे हैं, भाई अपने हैंड पर ये वेट महसूस कर रहे हैं जो बैग का है, ठीक है। बट फंडामेंटली देखिए, न्यूटन का 3rd लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो ये किसके बराबर है, वेट जो है ना,
यहां मैंने जो वेट लिख दिया है किसके बराबर है, ये देखिए जो नीचे ग्रेविटी है ना, जो ग्रेविटी एक्शन दे रही है उसको, उसी का तो रिएक्शन है वेट। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये जो वेट है साहब ये तो ग्रेविटी के ही बराबर हो गया, कि जितनी ग्रेविटी उस मास ऑफ 1 किलोग्राम पे लग रही है उतना ही तो वेट है। आई समझ में कंसेप्ट को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसी फंडामेंटल को हम इस तरह से लिख लेते हैं कि जो वेट है वाइल लिफ्टिंग अ बॉडी, जो फोर्स लग रही है, ठीक है ना, यहां पे लिखिए फोर्स टू लिफ्ट अ बॉडी, एक बॉडी को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लग रही है उसको हमने वेट का नाम दिया। और ये जो वेट है ये क्या हो गया, सीधी सी बात है, फोर्स क्या थी, मास इनटू एक्सेलरेशन। पीछे देखा था ना हमने, मास इनटू एक्सेलरेशन था, तो पीछे देखा था ना मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था। तो यहां पर मास क्या है, मास है आपका 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g। यहां इसको पुट कर दीजिए, 1 किलोग्राम इंटू जी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड का -2, ये हो गया। सो यही आपकी यहां पर फोर्स हो गई और यही आपका यहां पर वेट हो गया। तो आप वेट लिखिए अब कितना होगा, वेट होगा 9.8 न्यूटन, क्योंकि फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है, सो वेट को भी हम न्यूटन में ही मेजर करेंगे। ये फंडामेंटल हमारे पास निकल के आता है दोस्तों। सो यहीं से ही अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाती है, यहीं से कंसेप्ट शुरू हो जाता है वेट का। सो मास और वेट में आपको डिफरेंस समझ आया कि वेट जो है वो न्यूटन में मापा जाता है और मास जो है बॉडी का यहां देखिए किलोग्राम में नापा जाता है। सो मास किसी भी बॉडी का अगर आप देखें आइडल सिचुएशन में ग्राउंड पर तो उसको हम माप सकते हैं, बट जैसे ही लिफ्ट करेंगे बॉडी को तो वेट का रोल पिक्चर में आ जाएगा। और वेट कुछ नहीं, मोशन, लिफ्टिंग ए मास ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के मास को लिफ्ट करने को ही हम वेट का नाम देते हैं। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ये ले लेते हैं, मास जो होता है हमारा, अगर हम मास की बात करें, इस फर्स्ट डायग्राम में हमने मास की बात करी थी। सो मास क्या होता है हमारा, मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, बट वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ही तो है भाई, इनडायरेक्टली देखें तो फोर्स ही तो है आपकी, तो फोर्स वेक्टर होगी तो वेट भी वेक्टर होगा। तो इसी तरह से हम इसके मैग्नीट्यूड की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। अब कुछ और अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें, सो वेट में देखिए हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही है। वेट जो होता है ना किसी बॉडी का, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, और वेट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये दो चीजें हमें वेट के अंडरस्टैंडिंग से मिल जाती हैं। सो वन बाय वन इसको लेकर चलते हैं। अच्छा, अब आप देखिए जो मास ऑफ बॉडी है वो क्या होता है, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, मास इज कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक है। जब मास कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, वेट भी उसका उतना ही रहेगा, बट इसका मतलब क्या है, जो मास है उस तो वो ज्यादा वेरिएशन नहीं लाता है वेट के अंदर। सो वेरिएशन क्या लाएगा, वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाएगा। तो हम कंसेप्ट जानते हैं कि जैसे ही हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही हम अर्थ से फार अवे मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ही हम अर्थ के अंदर चले जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, और सरफेस पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम रहता है। सो अगर हम फार की बात करें और इनसाइड अर्थ की बात करें, अगर हम इन दोनों सिचुएशन की बात करें, सो जी की वैल्यू चेंज होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। और सरफेस पे अगर हम सरफेस की बात करें, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट होती है। सो अगर हम फार अवे की बात कर रहे थे यहां पर, अगर हम इसी फंडामेंटल में फार अवे की बात कर रहे थे, सो क्या होता है देखिए, तो सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो गई, यहाँ फार अवे की बात कर लीजिए। फार अवे की बात में क्या होता है, जैसे आप रॉकेट को ले जाइए, ठीक है ना, अर्थ से रॉकेट चला जाएगा अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा, तो क्या होगा वहां पे, भाई बहुत फार अवे चला गया, कितना 30,000 से 40,000 किलोमीटर दूर चला गया, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो उसका मतलब जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बॉडी मूव करेगी तो क्या होगा, जो सैटेलाइट से, जैसे रॉकेट सैटेलाइट को लेके जा रहा है, तो वो बॉडी क्या होगी, बिल्कुल उसमें जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू 0 होगी तो देख लीजिए साहब आप, वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। सो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी 0 था आपका, ऑलमोस्ट 0 हो गया था। सो ये फार अवे के केस में हो जाता है, इनसाइड के केस में भी ये होगा ऑलमोस्ट। सो फार अवे के केस में अगर हम देखें, सो फॉर एग्जांपल हम देखें तो हमें
ये देखिए एस्ट्रोनॉट जो है ना, ये लेके जाते हैं रॉकेट को, ठीक है, ऊपर, और आकाश में जाके सैटेलाइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनके पास क्या होता है, जब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं तो इन्हें क्या महसूस होता है, वेटलेस। तो वेटलेस हो जाते हैं बिल्कुल, इनको पता ही नहीं चलता इनका वेट है भी, क्योंकि ये हवा में उड़ने लगते हैं। अच्छा, हवा में उड़ने लगते हैं तो ये तो हवा में उड़ते ही चले जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, पीछे अपने ना एक सिलेंडर टांग लेते हैं और यहाँ पर इनके हाथ में कंट्रोल होता है। तो सिलेंडर इनको मूव कराता है, जहां इनको मूव करना है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में कंट्रोल घुमाते हैं। सिलेंडर से गैस जो होती है ना, वो इनको मूव कराती है, ठीक है। सो वेटलेस फील करता है आदमी जब वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। मैं सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूं, और ये कब होता है, जब वो फार निकल जाता है, अर्थ से फार निकल जाता है, ठीक है। तो वहां पर वेट उसका जीरो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गई। लिख दीजिए ग्रेविटी यहाँ जीरो हो गई, ठीक है ना। इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अर्थ सरफेस पे तो पता ही है क्या होगा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सो इस तरह से हम एस्ट्रोनॉट की भी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लेके बता सकते हैं कि क्या होने वाला। इनसाइड द अर्थ पे आ जाइए। इनसाइड द अर्थ पे क्या होगा साहब, इनसाइड द अर्थ पे आप देखिए जी की वैल्यू जीरो होती है, हम जैसे जानते हैं ना, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। जी की वैल्यू परफेक्ट जीरो मानी गई है लॉजिकली, अगर देखें तो जी की वैल्यू जीरो है तो क्या हो गया, वेट जीरो हो गया। वेट जीरो है, जी की वैल्यू जीरो है तो क्या हुआ, वेट है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या हो गया, वेट जीरो हो गया इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। आइए और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, देखते हैं वेट को कैसे मेजर करेंगे। देखिए साहब, ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट को मेजर करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस का फंडामेंटल क्या होता है, यहाँ पर आप ना कुछ भी मास ऐसे इस तरह से टांग दीजिए, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे ना एक बॉक्स मान लेते हैं, आपने यहाँ टांग दिया ऐसे करके, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, इसके पास यहाँ पर ना स्केलिंग होती है ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्केलिंग होती है, स्केल होता है इसका। ये स्केल क्या करता है, ये स्केल आपको वेट मापता है। वेट मापता है, वेट का मतलब ये न्यूटन में वैल्यू देगा आपको, ये मास नहीं नापेगा इसका, ये इसका वेट मापेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं। इसी को इस तरह से ही कैलिब्रेट किया जाता है कि जितना भी मास यहाँ लटका हुआ है उसको 9.8 के हिसाब से कैलिब्रेट करके लिफ्ट जब करेगा तो पता चल जाएगा जी कितना वेट इस बॉडी में यहाँ पर रखा हुआ है। आइए दोस्तों, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून देख लेते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि हम नॉर्मली अर्थ पर जैसे रहते हैं तो वहां पर ही बॉडी का जो वेट है वही मापते हैं, बट अगर हम कंपेयर करें उसी सेम वेट को मून पर कितना होगा तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, क्या क्या कैलकुलेशंस हमें करने को मिलेंगी, उसकी अंडरस्टैंड लेते हैं। तो एक तरीके से इस कंसेप्ट में क्या कर रहे हैं, हम वेट ऑफ बॉडी का जो वेट है उसको अर्थ पर और मून पर कंपेयर कर रहे हैं। ये हम एक फंडामेंटल यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, कैसे इसको करेंगे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने अर्थ और मून दोनों पर एक वेट रख दिया। देखिए ऊपर ये एक वेट है, बॉडी है, ब्राउन कलर से देखिए बनी है, छोटी सी दिख रही है ना आपको, ठीक है। ये बॉडी है, ये बॉडी जो सेम बॉडी देखिए मून के ऊपर भी मैंने रख दी, ठीक है साहब। सो बॉडी मून पर भी रखी हुई है, सेम बॉडी अर्थ पर रखी है, मून देखिए, और अर्थ का साइज ही मैंने बना लिया। अब देखिए जो बॉडी है, ठीक है, ये अर्थ के ऊपर क्या क्या चीजें फेस कर दिया पहले समझ लेते हैं। इस बॉडी पर जो वेट कितना लग रहा है स्टोन पर, इस बॉडी पर, बॉडी का मास मान लेते हैं, इसका मास है m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, g होती है अर्थ पे, ठीक है साहब। सो इस फोर्स से ये भी बोल सकते हैं ये जो बॉडी है नीचे की तरफ अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी हम बात बोल सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम मून की बात करें तो मून पर भी हमने सेम बॉडी है, और मून भी हेवनली बॉडी है, एक मून भी एक हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी बॉडी है, वो भी इस बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो भी कुछ ग्रेविटेशन लगाएगा। तो जैसे हम जानते हैं मून का जो ग्रेविटेशन होता है वो अर्थ से थोड़ा सा वीक होता है। और अब हम देख लेते हैं, मान लेते हैं सेम हमने ये बॉडी का मास हमने सेम लिया था हम, सो क्या ग्रेविटेशन में रिलेशन हो सकता है, एक बार उसको समझ लीजिए। देखिए जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है मून की, और बोल दीजिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है मून का, वो अर्थ के 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो ये हम चीज देख सकते हैं। तो इसका मतलब जो वेट है मून के ऊपर, ठीक है ना, यहां पर हमने अर्थ पे निकाला था, अब यही चीज हम मून पर अगर निकालें तो कितना होगा भाई, मास तो सेम है, और जो यहां जी ऑफ मून होगा,
ठीक है ना। सो ये कितना हो जाएगा, मास इंटू जी ऑफ मून कितना है 1/g/6, तो ये इतना हो जाएगा। सो वेट भी इसका कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम देखें फंडामेंटली समझें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वेट ऑफ बॉडी यहां पर आपको 6 न्यूटन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर सेम ऑब्जेक्ट आप मून पर रखोगे ना तो 6 न्यूटन डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1 न्यूटन। सो मून पर ये आपको 1 न्यूटन महसूस होगा। आ गई बात समझ में। जो मास, जो बॉडी अर्थ पर 6 न्यूटन दे रही थी वही बॉडी मून पर जाकर 1 न्यूटन देगी। यही हम इस डायग्रामेटिकली व्यू से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट बात हो गई। इसी को हम मैथमेटिकली थोड़ा समझते हैं और लेकर चलते हैं। क्या करना है हमें, देखिए इस तरह से मैंने दोनों बॉडी बना दी। सो वेट ऑफ बॉडी ऑन मून क्या है 1/6 द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो ये चीज लिख दी, ये चीज हमने पीछे से निकाली थी, क्या थी, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून पर कितनी है वेट बॉडी की 1/6 द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। तो यहां पर क्या है, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून कितना है इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, ठीक है। परफेक्ट बात है। मून पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मास m है उसका, ठीक है, और अर्थ पर रखा है मास m है, मास में कोई चेंजेस नहीं है। सो वेट ऑफ मून देख लेते हैं क्या है एक बारी। इसको हम यहां पर WM से संबोधित कर देते हैं, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ और वेट ऑफ अर्थ क्या है, इसको WE से संबोधित कर देते हैं। तो ये क्या होगा, WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE, ठीक है ना। ये हम देख लेते हैं। सो अर्थ और मून में अब थोड़े से रिलेशंस बनाते हैं। अर्थ और मून में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। अच्छा, अभी इसको क्या करेंगे, इसको अभी यहीं पे होल्ड करते हैं। अर्थ और मून में कुछ कुछ रिलेशन हम बना लेते हैं। क्या क्या रिलेशंस होते हैं पहले उस पर चलते हैं। देखिए यहां पर आप क्या करिए, मास ऑफ अर्थ को ME कर दीजिए, मास ऑफ मून को M और ये M कर दीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ को RE कर दीजिए और रेडियस ऑफ मून को RM कर दीजिए, ठीक है साहब। ये चीजें कर रहे हैं। सो ये आपस में कैसे रिलेट होती हैं ये पहले समझिए। स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। मास ऑफ अर्थ जो होता है वो बराबर होता है 100 टाइम्स मास ऑफ मून के। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 4 टाइम्स बड़ा होता है रेडियस ऑफ मून के। ये फंडामेंटल इक्वेशन आप समझिए, ठीक है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। सो इन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्या करते हैं, हम वेट में रख देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें यहां पर वेट ऑफ अर्थ निकालना है। अर्थ का वेट कितना होगा, जैसे हम जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, G है इंटू M है इंटू मास ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, ठीक है ना। मास ऑफ बॉडी है अर्थ इंटू मास ऑफ अर्थ है, फिर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है। और अगर हम देखें मून की तरफ तो मून में क्या है, वेट ऑफ मून ले लीजिए आप। वेट ऑफ मून क्या है, सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में G है इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू मून का मास डिवाइडेड बाय मून का रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालेंगे आप, देखिए वेट ऑफ मून यहाँ कर दीजिए और वेट ऑफ अर्थ यहाँ कर दीजिए। क्या आने वाला है, ये आएगा आपका ऐसे, इस तरह से आ जाएगा G इंटू M इंटू MM डिवाइडेड बाय RM का यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। ये इस तरह से आ जाएगा, RE का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा G इंटू M इंटू ME। अब यहाँ पर देखिए क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए यहाँ पर G से G कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पर वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू RE। RE क्या है, यहां से देखिए RE और RM में रिलेशन क्या है, RE जो है ना वो 4 टाइम्स RM है। सो यहाँ पर 4 टाइम्स RM लिख के यहाँ इसका स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाय RM का स्क्वायर तो नीचे है ही, ठीक है, इनटू ME क्या है, ME अच्छा ऊपर मास ऑफ मून भी था, ठीक है, नीचे क्या है मास ऑफ अर्थ है। तो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून में क्या है रिलेशन, यहां से निकाल लीजिए। मास ऑफ अर्थ क्या है 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून है। अब ये सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर इससे हो जाएगा और अल्टीमेटली ये यहाँ आने वाला है 16 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/6। सो यही हम यहाँ पर बना सकते हैं कि वेट ऑफ मून जो है इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ है। यहाँ पर इसकी आप मार्किंग ऐसे कर दीजिए। सो ये फंडामेंटल वेट ऑफ मून डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ हम इस तरह
बना सकते हैं। सो यही रेशियो पीछे था, देखिए इस तरह से था, है ना। सो क्या था इन दोनों में रेशियो कि वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ। अर्थ पर वेट था, कितना था इनका रेशियो 1/6। ये यहां पर फंडामेंटल हमने पीछे से लाकर भी कैलकुलेशन से, है ना, यहां पर हमने कैलकुलेशन से इसको प्रूव किया है, ठीक है ना। दोनों वेट रख दिए बॉडी के अर्थ पर और मून पर, और फिर इसको यहां फाइनली हमने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें देख लेते हैं मास में। सो देखिए मास क्या है, फंडामेंटल डिफरेंस थोड़ा सा अगर हम देखने आए तो सबसे पहले देखिए मास क्या है। मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, ठीक है ना। तो ये चीज लिख लीजिए, मास क्या है, एक मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड। एक मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मैटर की जैसे हमने बात करी थी, मैटर क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो बॉन्ड बनाएंगे उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कंसिस्ट होकर एक मास बनाएगी। परफेक्ट बात हो गई। यही चीज हम यहाँ वेट में ले जाते हैं। वेट में क्या होगा, ये क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये क्या है, ये वो एक ऐसी फोर्स है, इसको बोल सकते हैं फोर्स टू अट्रैक्ट अ बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की तरफ लगती हुई जो फोर्स है किसी भी बॉडी का, जैसे हमने लिफ्ट का एग्जांपल लिया था, वो अर्थ की तरफ जो फोर्स लगाती है उसी को हम वेट बोलते हैं। और इसका ये कहां पर लग रही है, ये सेंटर ऑफ अर्थ पर लग रही है, और ये क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है, ठीक है ना। दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं इनमें। दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या, पहले तो हमने डेफिनेशन देख ली, दूसरा है इनकी एसआई यूनिट देख लेते हैं साहब। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट होती है इसकी किलोग्राम्स, केजी से इसे बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एन से इसे बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, मास क्या होता है, मास जो होता है कांस्टेंट होता है एवरीवेयर। सो मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ये हर जगह कांस्टेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मास आपका मून पे अलग होगा और अर्थ पे अलग होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर हम यही चीज को यहां पर देखें, वेट कांस्टेंट नहीं होता, वेट हमेशा चेंज होता रहता है। सो वेट किससे चेंज होता है, वेट किस पर डिपेंड करता है, हमने अभी देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज थी, अर्थ पर हमने देखी थी, मून पर देखी थी। तो जैसे जैसे ग्रेविटी वेरी करेगी वैसे वैसे वेट वेरी करता रहेगा। ये हम फंडामेंटली समझ गए थे पीछे जो हमने चीजें करी, है ना। अब हम लास्ट एक छोटा सा टिपिकल एक और डिफरेंस देख लेते हैं। मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मास इज नेवर बी जीरो। भाई जीरो नहीं हो सकता किसी का मास, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर से बना है। अरे भाई साहब, क्वांटिटी ऑफ मैटर से बना है तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड है वो हमेशा रहेंगे किसी भी मास के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, वो उसके अंदर ये तीनों टेंडेंसी में से कोई ना कोई टेंडेंसी या मिक्स ऑफ दिस टेंडेंसी रहेगी। और जब रहेगी तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर हमेशा रहेगा, इसीलिए इसका जो वेट है वो कभी भी यहां पर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है साहब। बट अगर यही चीज मैं देखूं, वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट और बॉडी बोल दीजिए कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है। और कब जीरो होगा, जब जी जीरो होगा। जब जी जीरो होगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका वेट जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गई। कहां पर हमने देखी थी ये चीज, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जब रॉकेट को ऊपर लेके गए थे, है ना, सैटेलाइट को बनाने के लिए, तो वहां पर जी जीरो हो गया था ऑलमोस्ट। तो ये वेट भी यहां जीरो हो गया और वेटलेस फील कर रहे थे, जो एस्ट्रोनॉट से वेटलेस फील कर रहे थे। सो इन टिपिकल हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जी वेट और मास में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग मिल गई, कंसेप्ट मिल गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आइए आगे चलते हैं।